नमस्कार। बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बड़ी बहस में 5 राज्यों के उस चुनाव की चर्चा करेंगे, जिसके परिणाम को लेकर अलग-अलग लोगों का नज़रिया है। जिन्हें ये लगता है कि बीजेपी गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक, कहने का मतलब क्या है? अब तो देश कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है कि बचाना मुश्किल है। हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त है। हम अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी हमारी मतलब कह सकते हैं कि उस दौर से गुजर रही है, जिस दौर में कभी भारत नहीं रहा है। आज़ादी के दौर में जब भारत आर्थिक तौर पर कमज़ोर था, तब भी हमारी विदेश नीति ऐसी नहीं रही, जैसी आज है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट से लेके आर्थिक फ्रंट तक भारत जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। फिर भी जो वर्तमान शासक हैं, उनका देश में जयकारा लग रहा है। तो इस सोच और समझ रखने वाले लोग कि देश का क्या होगा, वो घबराए हुए हैं कि अब तो बात खत्म है। ऐसे ही हमारे एक पत्रकार हैं, अक्सर हमारी उनकी बातचीत होती है, अभिषेक जी, जो हम बार-बार कहते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भले आप उनके क्रिटिक हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पे जब वो विश्लेषण करने के लिए आमने-सामने होते हैं, तो फिर उनके डाटा को, उनके आंकड़ों को और उनकी समझदारी को आप चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन पॉलिटिक्स के साथ-साथ देश की इकोनॉमिक्स को भी वो समझते हैं। उनको लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में जो सबसे बड़े राज्य हैं, जहाँ 40 और 40 से अधिक सांसद हैं, उन राज्यों में अब सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार है, तो अब तो 29 तय है। अब देश को कोई बचा नहीं सकता है। ये सोच क्यों ऐसे लोगों के अंदर में घर कर गई है, यह जानने के लिए हम सीधे चलेंगे दिल्ली। अभिषेक जी से हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं दिल्ली। चलिए अभिषेक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सीधा सवाल आपसे यही है, जो सवाल हमने इंट्रो में कही है, कि आखिर आप मानते हैं कि देश की आर्थिक हालात बहुत ही बुरी स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की ऐसी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई थी, जो स्थिति अभी इस वक्त है। लेकिन भारत के अंदर मोदी का जयकारा जारी है। और बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद लोगों ने हिम्मत हार दिया है। क्या आप भी उसी सोच के साथ खड़े हैं कि कुछ भी नहीं होगा? संतोष जी, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि बहुत लोगों को इस देश में ममता बनर्जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। मुझे ममता बनर्जी से कभी कोई उम्मीद नहीं थी, और इसका कारण यह था कि 15 साल तक सरकार चलाने के बावजूद ममता बनर्जी ने ऐसा कोई इकोनॉमिक मॉडल प्रस्तुत नहीं किया था जो ऐसा लगे कि वाकई इस देश के अंदर आम आदमी की बेहतरी के लिए, रीजनल इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए कोई एक बहुत कंक्रीट मॉडल हो। वो बंगाल के अंदर के रीजनल इम्बैलेंस को खत्म नहीं कर पाई। 15 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता है। हम लालू यादव और नीतीश कुमार की आलोचना इसी मुद्दे पर तो करते हैं, फिर ममता बनर्जी को कैसे छोड़ दें? लेकिन ममता बनर्जी की जगह बंगाल की जनता ने जो चुनाव किया है, उस चुनाव को लेकर के बंगाल की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर और उनकी लोकतांत्रिक समझदारी पर हम सवाल नहीं उठा सकते। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी है जिनकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो चर्चा अक्सर होती रहती है। क्योंकि आपका सवाल इस देश में उपजी हुई निराशा को लेकर है और निराशा के पीछे के फैक्टर्स को आप देख रहे हैं, तो सवाल यह है कि 15 साल की ममता बनर्जी के शासन को उखाड़कर बंगाल की जनता ने उस मॉडल को मौका दिया है जो 12 सालों से इस देश के अंदर उससे भी बदतर आर्थिक हालात वाला मॉडल आपके सामने रख रहा है। मतलब यहां चुनौती यह है कि कौन कितना खराब मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आप देखिए, जैसे तमिलनाडु को हम देखें, थोड़ा अलग मानते हैं। तमिलनाडु को थोड़ा अलग इसलिए मानते हैं क्योंकि याद रखिएगा, इस देश के अंदर आर्थिक पर्देदारी करने वाले एक दो शहर डेवलप करके और पूरे राज्य का मॉडल बेच करके और अपनी आर्थिक हालात को छुपाने वाली एक प्रवृत्ति बन गई। यहां कोई डेट्रॉयट और बोस्टन नहीं है कि हर इलाके में कुछ ना कुछ है। यहां जो स्थितियां हैं, अब गुजरात मॉडल को बेचा गया, कैसे बेचा गया? 2013-14 में यही था ना। आप तो, हम लोग तो स्टूडेंट थे, आप पत्रकार थे और एक चैनल के पॉलिटिकल एडिटर थे आप। लेकिन किस ढंग से बेचा गया कि इसे लगा कि वाकई इस देश के अंदर कोई रेनेसां, कोई पुनर्जागरण आने वाला है। हकीकत यह है कि सूरत और अहमदाबाद शहर
गुजरात की आर्थिक और वास्तविक स्थिति जो आम लोग की है उस पर पर्दा डाल रहा है। पूरे राज्य की इकोनॉमी से के ऊपर दो शहरों की जीडीपी को जोड़ करके एक बेहतर मॉडल दिखाने की स्थिति हो रही है। इसी तरह गुड़गांव पर्दा डाल रहा है हरियाणा के ऊपर। इसी तरह नोएडा गाजियाबाद पर्देदारी कर रहा है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के ऊपर। इसी तरह इंदौर पर्देदारी कर रहा है मध्य प्रदेश के ऊपर। अब बंगाल के अंदर कलकत्ता कब तक पर्देदारी करेगा? सवाल यह है कि बंगाल के अंदर की परिस्थितियां अलग है और चर्चा हम बंगाल की नहीं चूंकि देश की कर रहे हैं कि हालात कैसे बदल रहे हैं। ये मॉडल आपने देखा होगा कि 84 करोड़ लोग, जो भारत सरकार का, जो मोदी जी का डेटा है, उनकी गवर्नमेंट का डेटा है कि 84 करोड़ लोग 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा है। और वही सरकार कहती है कि हम गरीबी रेखा से सबसे ज्यादा लोगों को बाहर निकालें। अरे भाई, आपकी जनसंख्या 140 करोड़ है, 60% होता है 84 करोड़। 60% लोग तो 5 किलो राशन पर जिंदा है आपके देश में। ये आपका खुद का दावा है। आप उसको 100 करोड़ का टारगेट रखें कि हम वहां तक ले जाएंगे उसको, और फिर आप कह रहे हैं कि लालू यादव वाली बात शुरू कर दी है कि लालू यादव कह रहे थे कि हम गरीबों के नेता हैं, गरीब रैली कर हर साल संख्या बढ़ाते थे कि देखो भाई हमारे राज्य में कितने गरीब बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर आपके इकोनॉमिक मॉडल में फर्क कहां रहा? आज आप देखिए संतोष जी, गंगोत्री से गंगा सागर तक की बात तो आपने कर दी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, कांग्रेस चुनाव जीते या कोई तीसरा फ्रंट चुनाव जीते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सब ने देखा है। आपने होश संभाला उस दौर में जिस दौर में एक दलीय व्यवस्था का राज था, कांग्रेस पार्टी का। हम लोगों ने होश संभाला उस दौर में जब इस देश में कोalition रहा था, गठबंधन का राज था, 1989 से 2014 के बीच का पीरियड। और पोस्ट नेहरूवियन एरा में, यानी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद इस देश ने तरक्की की रफ्तार अगर कहीं देखी तो इन्हीं 25 सालों में देखी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अधीन देखी। सरकार कोई भी बने, प्रधानमंत्री कोई भी रहे, वित्त मंत्री कोई भी रहे, विदेश मंत्री कोई भी रहे, लेकिन एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा, चाहे वो यूनाइटेड फ्रंट हो या चाहे यूपीए हो, चाहे रामो वामो हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, वाजपेयी सरकार। उसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। यही तय होगा कि सारे दल अपने विवादित एजेंडे को किनारे करें, तभी जाके ये बनेगा। और एकमात्र रास्ता होगा आम आदमी की बेहतरी का। कितना कामयाब हुई वो सरकारें, कितनी नहीं हुई अलग बात है, लेकिन उनकी जीडीपी की ग्रोथ रेट आप देखें तो आज की तुलना में कई गुना बेहतर थी। दूसरी चीज, आज जनसंख्या के आंकड़े भले ही 1.5 दशक से छुपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस तथ्य से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े देश में तब्दील हो चुके हैं। 150 करोड़ के करीब पहुंच रहे हैं। और मैं आप ही से संतोष जी सवाल पूछता हूं कि पिछले 7-8 सालों में कोई ऐसा सामान जो आपने अपने घर में लाया हो उसे आप मेड इन इंडिया कहते हो? मेक इन इंडिया का नारा जरूर सुना है, स्टार्टअप इंडिया जरूर सुना, स्टैंड अप इंडिया जरूर सुना है, स्मार्ट सिटी भी सुना, लेकिन ये कान में लगाने वाले ईयरफोन से लेकर मोबाइल से लेकर बैटरी तक, घर में कोई ऐसा टीवी, फ्रिज, मिक्सी तक असेंबल इन इंडिया जरूर आपने खरीदा होगा, मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया सामान आपने नहीं खरीदा। ये मैं अपने दर्शकों से भी, आपके दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि आपने खरीदा हो तो बताइए। मोबाइल आप किसका एगो हम लोगों के जमाने में रिनॉल्ड्स कलम आया था, मतलब कलम तक हम स्वदेशी नहीं बना पाए हैं, तो बाकी चीज तो छोड़ दीजिए। नहीं, लेकिन आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, आपके नाम पर तो संतोष जी रेडियो बिकता था स्वदेशी, संतोष का। फिलिप्स इंडिया भी था। यहाँ पर एचएमटी और टाइटन घड़ियां भी बनाती थी, बजाज और एलएमएल स्कूटर भी बनाता था। आज तो मारुति पर भी सुजुकी का लेवल लग चुका है। ये हालत हो चुकी है। आपका क्या बचा है? तो सवाल यह है कि इस देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, आपके बगल में चाइना, देखते देखते क्या हो गया। पूरी दुनिया के सामने चाइना के लोग पहले खुल के कहा करते थे, वहां की मीडिया लिखती थी कि हम संघाई को मुंबई जैसा बनाना चाहते हैं। अच्छा। मुंबई आज कहां है और संघाई कहां पहुंच गया? संघाई की जीडीपी भारत की जीडीपी से बड़ी हो चुकी है। ये एक बड़ी सच्चाई है। मुंबई छोड़ दीजिए, मुंबई भारत में एक बहुत छोटा हिस्सा बचा हुआ है। सवाल इच्छा शक्ति का है। आपने क्या किया? 10-12 सालों में कौन सा इकोनॉमिक मॉडल आया? मॉडल वही आया कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति आलू प्याज बेचने के लिए, कोई स्टार बाजार तो कोई स्मार्ट बाजार तो कोई फलाना तो कोई चिलाना, अलग अलग नाम से आलू प्याज बेच रहा है, टी शर्ट बेच रहा है, नमक हल्दी मूंग बेच रहा है जाकर के। छोटे किराना दुकानदारों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो रहा है।
कौन क्या बना रहा है भाई? नहीं देखिए, रिलायंस ने 10 सालों में कौन सी इंडस्ट्री लगाई है, हमें बताइए। नहीं अभिषेक अडानी जी, ने कौन सी इंडस्ट्री लगाई है? नहीं ये बात तो हम कह सकते हैं कि बिहार में भी गांव गांव में, छोटे से प्रखंड में स्तर पर भी जो है रिलायंस, वी-मार्ट ये सब पहुंच रहा है। और ये जितनी छोटी छोटी दुकानें थी, जिसका वर्षों से, दशकों से, कई पीढ़ी से दुकान था, वो सारे कपड़े की दुकान, ग्रोसरी के सामान का दुकान, किराना का दुकान, वो सब बंद हो रहा है। ये तो समझिए कि, और उसके बाद ऑनलाइन अलग से वो पूरी व्यवस्था, उस पर कोई सोच नहीं है कि हम किस स्तर के शहर में हम मॉल खोलने की इजाजत दें। कोई नहीं। अब गांव गांव जैसे जगहों पर खुल रहा है, तो वो तो बातें सामने आ ही रही है। लेकिन ये मुद्दा पॉलिटिकल स्तर पर, क्योंकि एक जातायत कहता है मंडल, दूसरा जातायत कहता है कमंडल, तीसरा आया तो हिंदू मुसलमान, और संविधान खतरे में। तो जो बुनियादी सवाल है, उन सवालों पर चर्चा किए बगैर क्या आपको लगता है कि मोदी को आप पछाड़ पाएंगे अब की तारीख में? क्योंकि अब तो पूरे देश में मोदीमय हो गया। मेरा भी मानना था कि देखिए, हम जो आपसे लगातार बातचीत होती थी, तब यही कहते थे, देखिए कल युग, सतयुग, जितना युग है, सर्किल को पूरा होने दीजिए। तो ये जो हिंदुत्व का जो सर्किल है ना, अगर बीच में ब्रेक कर जाता तो फिर वापसी हो जाती इसकी। इसलिए ये सर्किल को पूरा होने दीजिए, और जब तक ये सर्किल पूरा नहीं होगा, तब तक नई चीजें सामने नहीं आएंगी। तो अब देश ने हिंदुत्व के सर्किल को पूरा कर दिया है। अब आप तो 1 मिनट, 27, 28, 29 3 वर्ष है। ये 3 वर्ष में उन्हीं मुद्दों पर अब चर्चा होगी जो मुद्दे से अभी तक मोदी मुख चुराते रहे हैं। क्या विपक्ष में वो ताकत है कि इस तरीके के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरे, कि वो भी संविधान खतरे के चक्कर में जो है सो नैरेटिव सेट करते रह जाएगी? संतोष जी, एक चीज ध्यान रखिए कि इस देश में अब आजाद भारत का जो अब का फेज है, ये पोस्ट आइडियोलॉजिकल एरा है, उत्तर विचारधारा काल है भारतीय राजनीति का। ये मान के चलना होगा कि एक ऐसा फेज है। अब इस देश में कोई जेपी और वीपी आप नहीं पैदा कर सकते। ये एक बड़ी सच्चाई है जिसके पीछे देश खड़ा हो जाए, जनता खड़ी हो जाए, और बड़ी से बड़ी ताकतवर सत्ता उलट जाए। और बहुत जिम्मेदारी के साथ इसमें एक बात मैं और जोड़ रहा हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी बहुत छोटे स्तर के नेता है, बहुत बड़े नेता नहीं है, बहुत छोटे स्तर के नेता है। लेकिन दूसरे लोग छोटेपन में उनसे भी ज्यादा छोटे निकल गए हैं। यही नरेंद्र मोदी की कामयाबी का राज है। आज इस देश में कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई स्टेट्समैन नहीं है। आप भूल जाइए कि यहाँ कोई वाजपेयी है, या कोई चंद्रशेखर है, या कोई ज्योति बसु है, या कोई नरसिम्हा राव है, या कोई सोमनाथ चटर्जी है। भूल जाइए, खत्म। वो बात खत्म कीजिए। मुद्दों की राजनीति के लिए पूरा स्पेस बचता है। जब हम और आप चर्चा करते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, तो सवाल यह है कि लोग आमतौर पर समझ लेते हैं कि सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। आज छोटे छोटे कस्बे में किराना दुकानदार, नमक हल्दी और भूजा बेचने वाला व्यक्ति, उसके सामने अस्तित्व का संकट है। जब हम नौकरियों की ही बात करते हैं, तो सिर्फ जिन्हें नौकरी मिलती है वही जिंदा नहीं रहते हैं। फोटो स्टेट वाले से लेकर टिफिन चलाने वाला, और कोचिंग संस्थान वाले से लेकर वाईफाई का कनेक्शन घर घर में जोड़ने वाला तक उससे जिंदा रहता है। एक मुखर्जी नगर, एक कोटा, कितने लोगों की अर्थव्यवस्था का स्रोत है आप जानते हैं? हाँ, और अब जाकर के देखिए, उजड़ा हुआ चमन नजर आता है वो पूरा इलाका। हालात दरअसल ये है कि रोजगार सृजन की तरफ जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो वो चारों तरफ पेनिट्रेट करती है। हर जगह 6 पे कमीशन जब आया, तो आप देखिए मनमोहन सिंह के समय में सरकारी कर्मचारियों के लिए आया। और कब आया? लेमन क्राइसिस से पूरी दुनिया में मंदी आ रही थी। लेमन ब्रदर्स टूटा था अमेरिका में, पूरी दुनिया में मंदी की स्थिति थी। भारत सबसे कम और ना के बराबर प्रभावित होने वाले देशों में से था। कारण क्या था? 6 पे कमीशन तो सरकारी कर्मचारियों के लिए आया, साथ साथ मनरेगा भी आया। नतीजा यह हुआ कि प्राइवेट सेक्टर पर भी इतना दबाव पड़ा कि वो अपने कर्मचारियों की सैलरी को इंक्रीज करे, जिससे इस देश में डिमांड बनी रह गई। वही दौर था जब जिला मुख्यालयों से निकल करके, मोतिहारी, सीतामढ़ी और दरभंगा, समस्तीपुर से निकल करके छोटे छोटे कस्बों में टीवी, फ्रिज और होम अप्लायंसेज के दुकान खुलने लगे। बाइक और स्कूटी की एजेंसियां खुलने लगी छोटे छोटे कस्बों में, इसलिए कि डिमांड थी। डिमांड थी तो मैन्युफैक्चरिंग बच गई, मैन्युफैक्चरिंग बच गया तो सर्विसेज बच गया, सर्विसेज बच गया तो देश बच गया।
क्योंकि लोगों के हाथ में कैश आ रहा था, मजदूर के हाथ में भी कैश आ रहा था और मिडिल क्लास के हाथ में भी कैश आ रहा था। और जब इन दो के पास कैश आएगा तो दुकानदारों के पास, छोटे दुकानदारों के पास भी कैश पहुंच रहा था। अब वो कैशलेस हो जा रहा है। हाँ, आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति यह है कि आप चले जाइए कहीं पर, लगन का सीजन है उसमें चले जाइए और आप देखिए, कहीं पूछिए टीवी फ्रिज बेचने वालों से कि अरे तुम्हारा कितना बिका। लगन में जब बिक्री नहीं हो रही है तो बाकी मौके की तो बात ही छोड़ दीजिए। फर्क यह है सर कि इस देश के अंदर डिमांड घट गई है, मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर खत्म हो गई है। और चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो या भारत जैसे देश हो, दुनिया या चाइना हो, दुनिया के किसी भी देश में इकोनॉमी को रन कराने का काम न तो अडानी अंबानी करते हैं और न ही जमीन पर भिक्षाटन से अपना जीवन यापन करने वाला तबका करता है। ना तो बीपीएल करता है और न ही धन्ना सेठ करते हैं। इकोनॉमी को रन कराना और डिमांड को बनाए रखने का काम पूरी दुनिया में मिडिल क्लास ने किया है, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ने किया है। क्या हालत बना रखी है मोदी जी की अर्थव्यवस्था ने। अगर उनसे ये पूछा जाए कि इस देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत आपने बना रखी है और किस स्थिति में लाके पहुंचा दिया है कि रील बनाना रोजगार है। ये बिहार में बोले थे ना कि रील बना के लोग रोजगार कर रहे हैं। ठीक बात। चलिए तो एक आखिरी सवाल जी, कि जो आर्थिक स्थिति है और जिस आर्थिक दौर से गुजर रहा है, ईरान का युद्ध का एक अलग असर है। तो क्या ये माना जाए कि ये जो 3 बरस है, 26, 27, 28, 29, मतलब 26 अब खत्म है, 29 में जो चुनाव हो रहा है वो मोदी के लिए सबसे कठिन बड़ा दौर होगा? देखिए, मोदी के लिए कठिन वाला दौर होना उससे ज्यादा मुश्किल है कि देश के लिए कठिन वाला दौर जो है वो और आगे जाता दिख रहा है। इसलिए जाता दिख रहा है, नरेंद्र मोदी एक राजनेता है, आज प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे। अमित शाह एक नेता है, राहुल गांधी एक नेता है, आज विपक्ष के नेता है, कल नहीं रहेंगे। अरे भाई, जब जनता को फर्क, सुनिए एक मिनट सुनिए, जनता को जब फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इकोनॉमी की स्थिति जीरो हो जाए, तो फिर सवाल कहाँ है? क्या जनता से आप उम्मीद करते हैं कि इस 3 वर्षों में उनके अंदर का जो द्वंद्व है, क्योंकि भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान से देश अब बाहर जो एक उसका एक्सट्रीम लेवल है वहां तक पहुंच चुका है, क्या आपको लगता है कि इस 3 बरस मोदी के लिए सबसे कठिन दौर होगा? देखिए, 3 बरस इसलिए मोदी के लिए कठिन दौर होने की जो आप बात कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप सभी बड़े राज्यों में, तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, खासकर जहां भारतीय जनता पार्टी का एग्जिस्टेंस है, मजबूती के साथ अस्तित्व बना हुआ है, आप ये कहने की स्थिति में अब नहीं है कि कोई हमें काम करने से रोक रहा है। आप बिहार में आपका अपना मुख्यमंत्री है, बंगाल में आपका अपना मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 10 सालों से आपका मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात आपके हाथ में है, हरियाणा और उत्तराखंड आपके हाथ में है, दिल्ली आपके हाथ में है, महाराष्ट्र आपके हाथ में है। मतलब इस देश का अधिकांश हिस्सा, 300 से ऊपर लोकसभा सीटों वाला इलाका आपके हाथ में है और उन्हीं 300 से ज्यादा लोकसभा सीटों वाले इलाके में सबसे ज्यादा मुफलिसी और गरीबी है। तो जनता तो सवाल पूछेगी और जनता के भीतर का जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व को एक बार जान लीजिए। जनता के पेशेंस की परीक्षा ना तो राहुल गांधी ले सकते हैं ना नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। और ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि आज की तारीख में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ये दोनों जनता के द्वंद्व की परीक्षा ले रहे हैं। यही काम किया था दिल्ली में शीला दीक्षित के समय में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये 3 वर्ष बहुत मुश्किल होगा मोदी के लिए, ये आपको भी लगता है? जी, निश्चित तौर पर मुश्किल इसलिए भी होना है कि अब क्या करेंगे, कहेंगे। हाँ ठीक है, कौन हिंदू मुसलमान गाय और लव जहाद अब बचा है इनके पास। चलिए, अब अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ दिल्ली से अभिषेक जी थे। मतलब अब उनकी जो कॉमनल पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में अब बचा क्या है? लव जिहाद हो ही गया, गौ हो ही गया, SIR हो ही गया, घुसपैठिया हो ही गया। बंगाल जहां आप मुस्लिम आबादी दिखाकर पूरे देश को आप डराते थे, वो बंगाल भी आपका हो ही गया। तब बात रोजी रोटी और मकान का होगा ना। और जैसे ही बात रोजी रोटी और मकान का होगा, मोदी के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए ये आने वाला 3 वर्ष मोदी के लिए कांटे के ताज के समान है। और इन 3 वर्षों में अगर मोदी देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में कामयाब नहीं हुई, तो 1977 से भी बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।
चलिए इस बड़ी बहस को यही खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।